हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। और आज की क्लास में इसका पहला भाग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो सभी संसाधन जो हमें उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वो सारी चीजें, वो सारे संसाधन जो हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलते हैं, अपने पर्यावरण से मिलते हैं, उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन? जैसे कि हवा है, हवा हमें प्रकृति से मिलती है, हवा एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी है, भूमि है, वन जंगल है, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार की वनस्पति है, खनिज पदार्थ है, जीवाश्म ईंधन है, ये सभी हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलते हैं। इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। लेकिन सवाल यह भी आता है कि संसाधन किसे कहा जाता है? संसाधन वो सारी चीजें होती है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में आती है। तो संसाधन किसे कहा जाता है? वो सारी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जैविक और अजैविक पर्यावरण से प्राप्त होती है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी सारी चीजें प्राप्त होती है, चाहे वो जैविक पर्यावरण से प्राप्त हो या अजैविक पर्यावरण से प्राप्त हो। ये जैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक पर्यावरण मतलब कि जिनमें जीव होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे कि जीव जंतु है, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीवाणु, कीट, सब सजीव है। ये सब आपके जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक पर्यावरण जिनमें जीव नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, हवा हो गई, सूर्य का तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, लवणता हो गई, ये सारी चीजें इंसान के काम में आती है, संसाधन है, लेकिन ये निर्जीव है, अजैविक पर्यावरण से प्राप्त होती है। देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसे बार बार बनाया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। दूसरी तरफ है अनवीकरणीय, मतलब इन्हें बार बार नया नया नहीं बनाया जा सकता है। इनको बनने में लाखों करोड़, एक बार खत्म हो गए तो व्यवहारिक रूप से ये वापस बन नहीं पाएंगे। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरणीय के भी अलग अलग भाग है, अनवीकरणीय के भी अलग अलग भाग है। इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें बार बार बनाया जा सकता है। इसके भी दो हिस्से हैं, एक निरपेक्ष नवीकरणीय और दूसरा है सापेक्ष नवीकरणीय। निरपेक्ष नवीकरणीय जो सीधे तौर पर सूर्य से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सीधे तौर से हमें सूर्य से प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं इनको पैदा होने में, इनके बनने में सूर्य का सीधा रोल होता है। सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, इनको आने वाली स्लाइड्स में हम अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा है का ही सापेक्ष नवीकरणीय। इसके तीन हिस्से हैं, एक है अजैविक चक्रीय संसाधन, दूसरा है सामान्य जैविक संसाधन और तीसरा है जटिल जैविक संसाधन। अजैविक चक्रीय संसाधन में के अंतर्गत आते हैं जैव भू रसायन चक्र, जैसे कि जल है, जल एक चक्रीय संसाधन है। समुद्र का पानी सूर्य के तापमान की वजह से भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बादल हवा के माध्यम से आगे जाकर बारिश करते हैं, वापस वो पानी नदियों नालों के माध्यम से समुद्र में आ जाता है। तो इस प्रकार जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है और अजैविक चक्रीय संसाधन है। इसके अलावा O2, CO2, नाइट्रोजन, ये ऐसे चक्र है जो कि अजैविक चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामान्य जैविक संसाधन, जो कि जनन करते हैं और जिनकी वृद्धि होती है।
जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये जनन प्रक्रिया करते हैं और वृद्धि करते हैं। दूसरा है जटिल जैविक संसाधन। ये जैविक और अजैविक संसाधनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र है, मिट्टी है, भूमि है। ये सब कैसे है? जटिल जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों के ये दो हिस्से हो गए, कौन कौन से? निरपेक्ष और सापेक्ष। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसको भी हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक है खनिज और दूसरा है जीवाश्म ईंधन। खनिज जो हम खनन के माध्यम से जमीन के अंदर से निकालते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सोना, चांदी, ये सब क्या है? खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब खनिज को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु मिलती है। आसान भाषा में कहे तो इसके अंदर से करंट पास होता है और यदि इनको गर्म करो तो एक सिरे से दूसरे को महसूस होता है। दूसरा है अधात्विक, आसान भाषा में जिसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, तापमान भी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ नहीं जाएगा। इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। अनवीकरणीय में दूसरा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ईंधन मतलब ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म मतलब जीवों के अंश से बने हैं, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंश से बने हैं। जैसे कि कोयला है, तेल है, गैस है, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखते हैं प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत और उनका उपभोग किस तरीके से होता है। ये जो अभी हमने देखा जीवाश्म ईंधन, जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, इसमें सभी प्रकार की संचित सौर ऊर्जा वाले स्रोत आते हैं, जैसे कि कोयला है, कच्चा पेट्रोलियम भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस है, ये सभी शामिल है। ये सभी ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। प्राथमिक स्रोत बोला जाए कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, तो जीवाश्म ईंधन। कौन से? कोयला, पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल भी कहा जा सकता है या अपरिष्कृत तेल भी कहा जा सकता है, और तीसरा है प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय है, मतलब ये समाप्त हो जाएंगे। इनको नया बनना व्यवहारिक रूप से एक मानव जीवन के अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब है इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और हमारे जीवन काल में इनका नवीकरणीय नहीं हो सकता है। इनकी मात्रा जो है वो निश्चित है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। उनके नवीकरणीय या पुनः निर्माण के लिए लाखों साल लग जाते हैं। कोयले को कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। पेट्रोलियम को पेट्रोलियम बनने या कच्चा तेल बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कैसे ये बनते हैं। हालांकि कोयला, तेल या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्भव में जैविक है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो बनते कैसे हैं? मुख्य रूप से जीवों के अंश से, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतुओं के अंश से बनते हैं। और पेड़ पौधे और जीव जंतु सजीव है, यानी कि वो एक जैविक चीजें हैं। तो हालांकि ये चीजें जैविक चीजों से ही बनती है, लेकिन चूंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसीलिए इनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत मान लेते हैं। तो ये पौधे और प्लवकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो इसीलिए ये व्यवहारिक रूप से नवीकृत नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट हो सकता है कि इनको बनने चीजों का ही इस्तेमाल होता है तो ये नवीकरणीय होना चाहिए, लेकिन इनको बनने में चूंकि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो व्यवहारिक रूप से हम इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत नहीं मानते हैं। देखते हैं तेल का उपभोग। पेट्रोलियम या कच्चे तेल का उपभोग वर्तमान समय में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें तेल के उपभोग को थोड़ा समझना है। विश्व स्तर पर तेल का उपभोग तेजी से बढ़ गया है, चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रति व्यक्ति जरूरत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तेल की आपूर्ति का होना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तेल की आपूर्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब
चूंकि तेल की मात्रा कम हो रही है और मांग बढ़ रही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक तो ज्यादा से ज्यादा तेल की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए कि और कहां कहां मिल सकता है। राजस्थान में अभी कुछ सालों में खोजा गया है कि राजस्थान के जैसलमेर में तेल मिला है। तेल के उपयोग को कम करना चाहिए या फिर इसके वेस्ट को कम करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब ट्रैफिक लाइट आए, क्योंकि गाड़ी वहां पर 1 मिनट के आसपास खड़ी रहती है, तो इंजन बंद कर देना चाहिए, मतलब गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, ताकि उतनी देर में कम से कम तेल न जले, जो कि एक वेस्ट होता है। इसके अलावा यदि कम दूरी पर आपको जाना है तो आप पैदल जाइए, साइकिल लेके जाइए, या फिर आपको साधन से ही जाना है, वाहन से ही जाना है, तो सार्वजनिक वाहन के साधनों का प्रयोग जैसे कि बस है, ट्रेन है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो तेल के उपयोग को कम करना चाहिए और इसका वेस्ट भी कम करना चाहिए। इसके अलावा तेल की जगह पर अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अभी सीएनजी से गाड़ियां चलने लगी है। इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी मार्केट में आ गई है जिनमें तेल होता है। तो तेल की जगह पर अन्य विकल्पों का भी उपयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि तेल पर हमारी निर्भरता कम हो सके। तो समझते हैं जीवाश्म ईंधन को, मतलब कोयला, पेट्रोलियम या कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को, और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्रमुख जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? ये तीन है: कोयला, कच्चा तेल या जिसे पेट्रोलियम भी कहा जा सकता है, और प्राकृतिक गैस। और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। परंपरागत मतलब इनको हम काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साथ ही ये अनवीकरणीय, मतलब ये एक बार खत्म हो गए तो इनको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। इनको नया नया नहीं बनाया जा सकता है। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले है कोयला। कोयला विश्व का सबसे अधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला ऊर्जा स्रोत है। बोला जाए कि सबसे ज्यादा विश्व में कौन सा ऊर्जा का स्रोत मिलता है, तो इसे विद्युत और स्टील के उत्पादन के लिए जलाया जाता है। एक तो बिजली पैदा करने के लिए और एक स्टील बनाने के लिए कोयला का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आज भी बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में क्या किया जाता है? कोयला लिया जाता है। कोयला चार प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, मतलब इसको जलाओगे तो ऊर्जा ज्यादा देगा और धुआं कम देगा। और सबसे घटिया टाइप का है पीट, मतलब इसको जलाओगे तो ऊर्जा तो कम देगा लेकिन धुआं ज्यादा देगा। तो इनके बनने की प्रक्रिया क्या है? ये जमीन के अंदर बनते हैं, और जमीन के अंदर ये दाब यानी कि प्रेशर और ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले पेड़ पौधे करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जमीन के अंदर दबे होंगे, तो दाब और ऊष्मा की वजह से सबसे पहले पीट नामक कोयला बना। इसके बाद ताप और दाब बढ़ने की वजह से धीरे धीरे इसकी क्वालिटी बढ़ती है और लिग्नाइट नाम का कोयला बनता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसकी कीमत कम होती है और इसमें सल्फर भी कम होता है। धीरे धीरे ऊष्मा यानी कि ताप और दाब बढ़ता है तो बिटुमिनस टाइप का कोयला बनने लगता है, जो कि एक मृदु कोयला है और मुख्य रूप से ईंधन के रूप में बिटुमिनस ही काम में लिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस। इस बिटुमिनस कोयले की ऊष्मा और दाब बढ़ती है तो सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला बनता है एंथ्रासाइट, जिसे हम कठोर कोयला भी कहते हैं। इसमें ईंधन की मात्रा ज्यादा होती है, ऊर्जा ये ज्यादा देता है और धुआं कम देता है। कोयले के खनन यानी कि कोयले को जमीन के अंदर से निकालने और इसको जलाने से भयंकर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। कोयला का तो भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और खनन करके परिष्कृत करके इसको जब आप उपयोग में लेने के लिए जलाओगे तब भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। विश्व में सालाना हर साल जितना भी CO2 उत्सर्जन होता है, पूरे विश्व का सभी एक्टिविटी, सभी क्रियाकलापों का जितना भी CO2 निकलता है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, उसका लगभग 1/3 से ज्यादा इस कोयले से निकलता है। पूरे विश्व में जितना भी CO2 पैदा होता है, मान लीजिए कि 100%, जितना भी CO2 वो 100% है।
इसका 33% यानी कि 1/3 हिस्सा अकेले कोयले के वजह से होता है, कोयले के खनन, इसको जलाने की वजह से। दूसरा जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, या जिसे कच्चा तेल भी कहा जा सकता है, या जिसे अपरिष्कृत तेल भी कहा जा सकता है। इसको हमने जमीन के अंदर से निकाला ही है, इसको रिफाइन नहीं किया, इसलिए इसे कच्चा तेल भी कहा जा सकता है। तो इसको जमीन के अंदर से निकाला जा सकता है। ये एक गाढ़ा द्रव है, यदि आप देखोगे तो एक बहुत ही गाढ़ा है और लिक्विड है, ये द्रव है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसमें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी जटिल मिश्रण होता है। मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, हाइड्रोजन और कार्बन का इसमें मिश्रण होता है। कच्चा तेल या जिसे अपरिष्कृत तेल भी कहा जा सकता है, और प्राकृतिक गैस के जमाव पृथ्वी की परपट्टी या समुद्र तल के छिद्रों और दरारों में फैले रहते हैं। मुख्य रूप से ये जो कच्चा तेल है, जिसे पेट्रोलियम भी बोला जा सकता है, जिसे अपरिष्कृत तेल भी बोला जा सकता है, ये हमें जमीन के अंदर से मिलता है। पृथ्वी की परपट्टी या फिर समुद्र के अंदर छिद्रों और दरारों में ये फैला रहता है, और वहीं से ड्रिलिंग करके इसको बाहर निकाला जाता है। तेल को चट्टान और कुओं की तली से निकाला जाता है और वहां से पंप करके सतह पर भेज दिया जाता है। ड्रिलिंग के माध्यम से इन छिद्रों और इन दरारों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, सतह पर लेके आया जाता है। फिर इस कच्चे तेल को, इस पेट्रोलियम को, इस अपरिष्कृत तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। आपने नाम सुना होगा रिलायंस रिफाइनरी का। तो रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को भेजा जाता है, और रिफाइनरी में अलग अलग टेम्परेचर पर इस कच्चे तेल से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही बनता है, और इस पेट्रोल का उपयोग हम मुख्य रूप से वाहनों को चलाने के लिए करते हैं। डीजल भी इसी से बनता है। कैरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, वो भी इसी से बनता है। प्लास्टिक बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो भी इसी को रिफाइन करके बनाया जाता है। हवाई जहाज को चलाने के लिए जो एटीएफ, एवियन टर्बाइन फ्यूल चाहिए, वो भी इसी से बनता है। मतलब इस कच्चे तेल का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। तो व्यावसायिक रूप से तेल उत्पादन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। भारत में तेल का उत्पादन होता है, हालांकि भारत की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति भारत के अंदर से निकले ही तेल से नहीं होती है, इसीलिए हम दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में प्रमुख रूप से ये 4 क्षेत्र हैं जहां से व्यावसायिक तौर पर तेल का उत्पादन किया जाता है। एक तो है असम घाटी, उत्तर पूर्व भारत में एक बड़ा राज्य असम, उसकी घाटियों में यह मिलता है। गुजरात क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। मुंबई हाई का जो अपतटीय क्षेत्र है, मुंबई से आप अरब सागर की तरफ जाओगे थोड़ी सी दूरी पर, तो समुद्र के अंदर यानी कि अपतटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा भारत का जो पूर्व तट है, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला जो तट है, वहां पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी, इनके बेसिन क्षेत्रों में ही हमें मिलता है। एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि से तेल कहां से उत्पादन होता है, मैप के माध्यम से। भारत का एक रफ मैप, इसमें प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र है। एक तो असम घाटी, यहां से बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा गुजरात वाला क्षेत्र, यहां पर भी बड़ी मात्रा में अलग अलग खंबात की खाड़ी से, अंकलेश्वर क्षेत्र है, यहां से बड़ी मात्रा में आपको तेल का उत्पादन देखने को मिलेगा। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई से समुद्र की तरफ यानी कि अरब सागर की तरफ है मुंबई हाई, जो कि एक अपतटीय क्षेत्र है, मतलब ये समुद्र के अंदर है। और इसके अलावा पूर्वी तट पर आपका कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी, इनका जो बेसिन क्षेत्र है, यहां पर भी बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। तो ये 4 जगह आपको पता होनी चाहिए। असम की घाटी, गुजरात के क्षेत्र, मुंबई हाई जो कि एक अपतटीय क्षेत्र है, और इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन क्षेत्र में। ये जो मुंबई हाई है, ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बोला जाए कि भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ये मुंबई हाई वाला है, जो कि एक अपतटीय क्षेत्र है। और हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल पाया गया है। तो धीरे धीरे हम खोज कर रहे हैं कि भारत में ये कच्चा तेल कहां पे मिलता है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की खोज के लगभग 7 साल बाद ही पेट्रोलियम की खोज के लिए असम घाटी में 1860 में कुएं खोदे गए थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जैसे ही पेट्रोलियम की खोज शुरू हो गई कि वहां पेट्रोलियम मिल रहा है, इसके लगभग 7 साल बाद ही भारत में भी असम क्षेत्र में 1860 में कुएं खोदे गए थे, जो कि मुख्य रूप से कच्चा तेल निकालने के लिए खोदे गए थे। असम का ये जो डिगबोई क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम यानी कि उत्पादन के लिए फेमस है। तो असम के डिगबोई तेल क्षेत्र में 1890 में तेल की खोज कर ली गई। देश में 1959 यानी कि आजादी के लगभग 10-12 साल तक केवल असम में ही पेट्रोलियम का उत्पादन होता था। असम का ये जो डिगबोई तेल क्षेत्र है, ये लंबे समय तक एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र रहा भारत में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। तो ये जीवाश्म के अवशेषों से बना है। वही स्थितियां आवश्यक होती है इसके बनने के लिए जो कि तेल निर्माण के लिए होती है। कच्चा तेल या पेट्रोलियम का निर्माण और प्राकृतिक गैस का निर्माण एक तरीके से 7 साल चलने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में यह प्राकृतिक गैस उभर रही है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहा है। पेट्रोलियम के ये साथ साथ ही जहां आपको पेट्रोलियम मिलेगा, वहां पर बड़े तौर पर आपको प्राकृतिक गैस भी मिल जाएगी। प्राकृतिक गैस में मीथेन और कुछ कम मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाई जाती है। मैंने बताया जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इस प्राकृतिक गैस में मीथेन और कुछ मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाई जाती है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र में से गैस निकाली जाती है, तब ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है जो कि कम मात्रा में है, वो द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, और इन्हें द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तरह से ही अलग किया जाता है। तो इसको पहले ही अलग कर दिया जाता है, इस प्रोपेन और ब्यूटेन को, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस की तरह ही इन्हें अलग किया जाता है। और शेष गैस जिसमें अधिकतर मीथेन होती है, उससे को अलग करके सुखाया जाता है। ये जो जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको साफ किया जाता है और दाब युक्त पाइपलाइनों में पंप करके वितरण के लिए भेज दिया जाता है। तो इसको पाइपलाइन के माध्यम से ही वितरण के लिए भेज दिया जाता है। अत्यंत कम तापमान पर, टेम्परेचर आप कम रखोगे तो प्राकृतिक गैस को द्रवीभूत प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। टेम्परेचर आप कम करोगे, तापमान कम करोगे, तो गैस जो है वो द्रव के रूप में बन जाएगी, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। तो इसको इस रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, इन संसाधनों का कैसे अलग अलग तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, और हमने देखा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।